हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जी की सीरीज 13 है और ये उड़ान सार संग्रह का जो लेक्चर चल रहा था कला एंड संस्कृति चैप्टर से, उसका 2 लेक्चर बाकी था। जिसमें कि लास्ट लेक्चर हम लोग सीरीज जो 12 किए थे उसमें झारखंड के मेले तक किए थे और 3 चैप्टर अभी भी बाकी है जो कि 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अभी जो आज कराएंगे वो है झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला चैप्टर और झारखंड की भाषाएं। बस झारखंड का साहित्य जो है वो नेक्स्ट 14 नंबर सीरीज में कंप्लीट करा देंगे। वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 47 जो कि है झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। इसमें बहुत सारे चित्रकला है झारखंड की जो कि प्रमुख रूप से है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और उसी तरह से शिल्पकला भी कुछ है। चलिए उसको एक एक करके देखते हैं। चित्रकला का नाम, एक चित्रकला है जो कि है जादू पटिया चित्रकला। इसमें जो जादू है, इसमें जादू का अर्थ क्या है? चित्रकार को बोला जाता है जादू। और जो पटिया शब्द है, ये पटिया में इसका अर्थ होता है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े। कागज या फिर कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा जिसको बोलते हैं पटिया। इनको जोड़कर जो बनाया जाने वाला एक चित्र फलक है, उसी को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? जादू पटिया चित्रकला। और ये कौन से जनजाति में प्रचलित है ये चित्रकला? तो मेन रूप से यह संथाली जनजाति में यानी संथालों में प्रचलित है जादू पटिया चित्रकला। और इसमें किस चीज़ की चित्रकारी की जाती है? तो इसमें कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको जोड़ना है और उससे बना 15 से 20 फीट का चौड़ा पट्टी, उसका उसी पे चित्रकारी करना रहता है। तो चित्रकारी किस पे करना है? इसलिए यहाँ इसका नाम में भी पटिया शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि इस पटिया का काम ही है यहाँ पे इस चित्रकला को करने के लिए हमें इस पटिया का ज़रूरत है, जिसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक 15 से 20 फीट चौड़ा पट्टी का निर्माण करना है और उसी पे चित्रकारी को करना है। और प्रत्येक पट पर कितना चित्र बनाए जाते हैं? 4 से लेकर 16 तक। 4 चित्र होगा या 4 से लेकर 16 चित्र तक बनाए जाते हैं प्रत्येक पट में। इसमें जो चित्रकारी होती है, इसके लिए जो रंगों का यूज़ किया जाता है वो है लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग। इसमें किस चीज़ का चित्र दर्शाया जाता है? तो इसमें जो चित्र जिसका बनाया जाता है वो है बाघ देवता। और जीवन जब खत्म हो जाता है यानी जीवन के बाद क्या है, उस चीज़ को दृश्यों के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है। तो इस चित्रकला में बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण जो है वो किया जाता है। और इन चित्रों की रचना जो है करने वाला जो है उसको क्या कहा जाता है? जादू कहा जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाला यानी चित्रकार जो है उसको जादू कहा जाता है संथाली भाषा में। और ये कहाँ पे अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये दोनों जगह भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा जिला में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जादू पटिया चित्रकला? तो एक है दुमका नामक स्थान पे, दुमका नामक जिले पे, और दूसरा है जामताड़ा जिले पे। तो ये दोनों याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक खुद से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि ये जादू पटिया में जो जादू शब्द है चित्रकार, इसमें ज और द आ रहा है। ज से जामताड़ा, जितने भी 24 ज़िले हैं झारखंड में उसमें ज से नाम कौन सा जिला का है? बस जामताड़ा का ही नाम है। और द से 2 नाम है, एक दुमका है और दूसरा देवघर है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दुमका याद रखना होगा। इसमें दुमका और देवघर में से दुमका जो है वहाँ पे अत्यंत प्रसिद्ध है जादू पटिया चित्रकला। दूसरा चित्रकला का नाम है सोहराई चित्रकला। और ये कौन से पर्व से जुड़ा हुआ है? तो इस चित्रकला के नाम में ही उस पर्व का नाम है। तो सोहराई पर्व है एक, उसी से जुड़ा हुआ है ये चित्रकारी। और ये कहाँ पे शुरू होता है? तो वर्षा ऋतु के बाद ये चित्रकारी जो है वो शुरू होता है और घरों की जो लिपाई पुताई है उससे शुरू होता है ये चित्रकला। उसके बाद इसमें किस चीज़ का चित्रण मिलता है? तो इसमें कला के जो देवता है प्रजापिता या फिर पशुपति, प्रजापिता या फिर पशुपति, इनका चित्रण जो है वो मिलता है। और इसमें पशुपति का चित्र कैसा रहता है? तो पशुपति जो है वो सांड के पीठ पर खड़ा है, इस तरह का चित्रण किया जाता है। पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण जो है वो किया जाता है। और सोहराई चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं। क्या क्या शैली है? एक है मंजू सोहराई
और दूसरा है कुर्मी सोहराई। मंजू सोहराई और कुर्मी सोहराई जो है वो सोहराई चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो अत्यंत प्रसिद्ध जो ये हजारीबाग ज़िले में है। हजारीबाग ज़िले में है सोहराई चित्रकला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। और ये सोहराई चित्रकला एक ऐसा चित्रकला है जो कि झारखंड में किसी भी श्रेणी में किसी को जीआई टैग नहीं मिला था। जीआई टैग क्या होता है, भौगोलिक संकेतक, यानी कि वो यूनिक है किसी एक पर्टिकुलर स्थान में, वहीं पे वो चीज़ यूनिक है, उसके अलावा और कहीं पे भी भारत में और कहीं पे भी वो चीज़ नहीं है। या तो कोई चित्रकला हो, या फिर कोई पेड़ है, या तो फूल है, फल है, जो कि एक उसी स्थान पे वो होता है। इस तरह से कोई जो भी चीज़ यूनिक रहता है, एक ही स्थान पे है पूरे भारत में, तो उस चीज़ के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो सोहराई चित्रकला को ही झारखंड में ऐसा एक पहला चीज़ है जिसको कि जीआई टैग मिला है, और वो भी चित्रकला के मामले में जीआई टैग मिला है। और ये पहला यहाँ लिखा हुआ है, झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला जो पहला जीआई टैग है वो है सोहराई चित्रकला। चित्रकला इतने सारे हैं, उनमें से पहला कौन सा चित्रकला है जिसको जीआई टैग मिला है, तो सोहराई चित्रकला को सबसे पहले मिला है, 2020 में मिला है। और ये कैसे मिलता है, तो इसके लिए आवेदन देना पड़ता है, राज्यों की तरफ से आवेदन देना पड़ता है। तो हजारीबाग में एक समिति है, सोहराई कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, तब जाके सोहराई चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट चित्रकला है कोहबर चित्रकला। और इसमें जो कोहबर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है कि गुफा है, और गुफा में विवाहित जोड़ा है, पति एंड पत्नी, तो गुफा में विवाहित जोड़ा है, यही कोहबर का अर्थ है। और इसकी चित्रकला में क्या चीज़ दिखेगा, तो इसमें विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर इस कला का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकला के अंतर्गत क्या होता है, जो विवाहित महिला है वो अपने पति के घर में इस कला का चित्रण की है, कोहबर कला का चित्रण किया जाता है विवाहित महिला के द्वारा। और वो कैसे करती है, तो वो घर आंगन में अलग अलग जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती है ना, उसका उपयोग करके फूल बनाती है, पत्ती बनाती है, पेड़ पौधे बना देती है, नर नारी का भी चित्रण कर देती है। इस तरह से ये सब चीज़ घर में आंगन में इन सब चीज़ों को बनाती है, इनका चित्रण करती है कोहबर चित्रकला में। और ये कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो कोहबर चित्रकला जो है वो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। और कौन से देवी का चित्रण मिलता है कोहबर चित्रकला में, तो सीकी जो कि एक देवी है, सीकी देवी, इसका चित्रण मिलता है कोहबर चित्रकला में। और इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेकिन पहले नंबर पे किसको मिला है, तो सोहराई चित्रकला को सबसे पहले जीआई टैग मिला है 2020 में, और 2020 में ही कोहबर चित्रकला को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट चित्रकला है गंजू चित्रकला। इसमें क्या होता है, पशु, वन्य और पालतू जानवर, वनस्पति की तस्वीरें बनाई जाती है। तो गंजू चित्रकला में पशुओं की भी तस्वीरें बनाई जाती है, वन्य और पालतू जानवर हो चाहे वनस्पति हो, उनकी तस्वीरें बनाई जाती है। और इस चित्रकला के माध्यम से कुछ दर्शाया जाता है। गंजू चित्रकला के माध्यम से जो संकटग्रस्त जानवर है उसको रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। जो भी जानवर संकटग्रस्त है उनके रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है, रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। आई थिंक ऐसा होना चाहिए गंजू चित्रकला में। उसके बाद है पैतकर चित्रकला। और ये चित्रकला जो है वो एक गांव है जिसका नाम है अमादुबी, जो कि सिंहभूम जिले में स्थित है। अमादुबी गांव, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पैतकर चित्रकला, और इसी वजह से उस गांव का नाम भी पड़ गया है पैतकर का गांव। और इसे और क्या कहा जाता है, झारखंड का स्क्रोल चित्रकला भी कहा जाता है। झारखंड का स्क्रोल चित्रकला किसे कहा जाता है, पैतकर चित्रकला को कहा जाता है। और प्राचीन काल में ये झारखंड में विद्यमान है। प्राचीन काल से ये जो चित्रकला है, पैतकर चित्रकला जो है वो विद्यमान है। और ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है कौन से जनजाति के द्वारा किया गया था, तो इस पैतकर चित्रकला का जो शुरुआत है वो सबर जनजाति के द्वारा किया गया था, ऐसा मान्यता है।
यदि देखा जाए आदिवासी चित्रकला, सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला जो है पूरे भारत में किसको माना जाता है, तो पैतकार चित्रकला को ही भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला जो है वो माना जाता है। और यह चित्रकला जो है पुराणों में भी मिलती है, खासकर गरुड़ पुराण में भी पैतकर चित्रकला जो है वो मिलती है। और झारखंड के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में भी यह लोकप्रिय है पैतकर चित्रकला। कहाँ कहाँ, बिहार में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ये जो पैतकर चित्रकला है, इसके माध्यम से जितनी भी जनजाति है उनके अलग अलग जो कहानियाँ हैं और उनके स्थानीय जो रीति रिवाज है उसका वर्णन किया जाता है इस चित्रकला में। और इसमें जीवन के बाद क्या घटना होती है उसका भी वर्णन किया जाता है पैतकर चित्रकला में। उसके बाद नेक्स्ट चित्रकला का नाम है राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। और इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी उपजाति के जाति के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला चित्रकला है। राणा भी एक उपजाति का नाम है, तेली भी एक उपजाति का नाम है और प्रजापति भी एक उपजाति का नाम है। और ये राणा चित्रकला जो है वो राणा उपजाति के द्वारा प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया जाता है, तो वही चीज़ लिखा हुआ। उसी तरह से तेली उपजाति के द्वारा तेली चित्रकला का प्रयोग किया जाता है, प्रजापति उपजाति के द्वारा प्रजापति चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। उसी चीज़ को लिखा है, इन तीन चित्रकलाओं का प्रयोग उक्त तीन उपजातियों द्वारा किया जाता है। और इसमें किस चीज़ को दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो जो पशुपति है यानी भगवान शिव को पशुओं और पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है इस चित्रकला में। पशुपति यानी भगवान शिव को पशु और पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकला, जो कि ये चित्रकला जो है वो घर की दीवारों पर, यानी कि जिसको वॉल पेंटिंग भी कहा जाता है, घर की दीवारों पे ये चित्रकारी किया जाता है, भित्ति चित्रकला। और इसमें ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग जो है वो प्रमुखता से किया जाता है, ताकि जो चित्रकला है वो बहुत ही एकदम सुंदर दिखे, इसकी वजह से जो ज्यामितीय चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। और 1940 ईस्वी में संथाल परगना के जो उपायुक्त थे WC आर्चर, उन्होंने अपनी पत्रिका जिसका नाम था वर्टिकल मेन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले जो भित्ति चित्र है उसका वर्णन किया था। तो सबसे पहले ये जो भित्ति चित्र है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया था, तो वर्टिकल मेन नाम की पत्रिका में किया गया था, 1940 ईस्वी में किया गया था। और ये WC आर्चर जो कि संथाल परगना के उपायुक्त थे उनकी पत्रिका में किया गया था। और ये किसके द्वारा प्रयोग किया जाता था, तो संथाल जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले, इनके द्वारा संथाल जनजातियों के द्वारा जो भित्ति चित्र है ये चित्रकला की जाती थी। ये सेंटेंस तो वही हो गया, WC आर्चर और वर्टिकल मेन 1940 और भित्ति चित्र। और ये कौन से जनजाति से जुड़ा था, संथाल जनजातियों के द्वारा ये चित्रकला किया जाता था। उसके बाद है संथाल समाज के लोगों का क्या मानना था कि ये चित्रकला जो है भित्ति चित्रकला उनके प्राचीन यानी कि चाय चंपागढ़ जो कि हजारीबाग क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। तो कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये चित्रकला, तो प्राचीन चाय चंपागढ़ या फिर हजारीबाग क्षेत्र भी जिसको बोला जा रहा है वहाँ से जुड़ा हुआ है, ये संथाल समाज के लोगों का मानना है। और ये चित्रकला जो है कौन से क्षेत्र में प्रचलित भी है सबसे ज़्यादा, तो संथाल परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इसका प्रचलन छोटा नागपुर क्षेत्र में भी है। संथाल परगना में भी ये प्रचलित है भित्ति चित्रकला, उसके अलावा छोटा नागपुर क्षेत्र में भी ये प्रचलित है। अब दो भित्ति चित्र जो है दो एरिया में, एक संथाल परगना क्षेत्र में और दूसरा छोटा नागपुर क्षेत्र में, इन दोनों में क्या अंतर है, तो ये जो संथाल परगना क्षेत्र है उसमें वहाँ पे जो भित्ति चित्र है उसमें प्राचीनता का भाव व्यक्त है, पुराने ज़माने का जो भाव मिल रहा है उस चित्रकला से वो प्राचीनता का भाव जो है वो व्यक्त है। लेकिन जो छोटा नागपुर एरिया में जो भित्ति चित्रकला है उसमें आधुनिकता का भाव व्यक्त होता है।
और जो संथाल परगना क्षेत्र में जो भित्ति चित्र है उसमें आकृति की प्रधानता है, उसमें जो आकृति बना हुआ है ना वो मेन है, आकृति ही बहुत सुंदर है और उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया आकृति को बनाने में। लेकिन जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वहाँ की भित्ति चित्र में रंगों को ज़्यादा प्रधानता दिया गया है, रंगों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद जो संथाल परगना क्षेत्र की भित्ति चित्र है उसमें उभार पाए जाते हैं, जबकि जो छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्र है उसमें वे चित्र कैसे होते हैं, समतल होते हैं। इसका मतलब ये है 2D और 3D यदि आप लोग सुने हो 2D फिगर 3D फिगर तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। 3D मतलब हो रहा है यहाँ पे उभार का मतलब हो रहा है 3D में, यानी कि जो चित्र है वो उभरा हुआ है, वो आपका पूरा समतल नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा उठा हुआ है। इस तरह का फिगर इस तरह का चित्रकला जो वो किया हुआ है यानी 3D फॉर्म में है, 3D फॉर्म में वो चित्रकला आपको दिखेगा। लेकिन जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो ये चित्रकला है ये समतल है, यानी एकदम 2D वाला जैसे फिगर होता है वैसे ये चित्रकला दिखता है। नेक्स्ट चित्रकला का नाम है स्ट्रो आर्ट चित्रकला और इसकी झारखंड में विकसित की गई एक नई चित्रकारी है स्ट्रो आर्ट चित्रकला। और इसमें किस चीज़ का उपयोग किया गया है, इसमें जो धान का पुआल बनता है उसका चित्रण किया जाता है, धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है और फिर वो जो बन जाएगा पुआल से जो भी चीज़ बना लेंगे उसको एक काला रंग का पृष्ठभूमि है उस पर चिपकाना है। तो यही चित्रकला होता है स्ट्रो आर्ट चित्रकला। चलिए देखते हैं। इस चित्रकारी में धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है और इसमें पहले जो पुआल की परत है उसको फैला दिया जाता है और उस पर ताप देकर यानी उसको दबाव देकर उसको समतल किया जाता है और फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। और चित्रकारी करने के बाद जितना भाग में चित्रकारी किया हुआ है ना उसको बस काट देंगे। अंत में क्या करेंगे, चित्र को काट कर अलग कर लिया जाता है, तो एक्स्ट्रा पुआल को हटा देंगे और जहाँ पे बस चित्रकारी किया हुआ है उसको काट कर अलग कर लेते हैं और किसी रंगीली पृष्ठभूमि जो कि काले रंग की पृष्ठभूमि रहती है सामान्यतः उस पे चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। नेक्स्ट वैद्यनाथ चित्रकला झारखंड में विकसित की गई एक नई चित्रकारी है, ये भी वैद्यनाथ चित्रकला और ये वैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास प्रचलित है। और वैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कि कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्र अभिषेक आदि का चित्रांकन जो है इसमें किया जाता है। और इसका विकास किसने किया था, इसका विकास किसने किया है तो नरेंद्र पंजीयारा ने वैद्यनाथ चित्रकला का विकास किया है। और 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से नरेंद्र पंजीयारा को सम्मानित भी किया गया है। 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर नरेंद्र पंजीयारा को। और ये जो दो चित्रकला हम लोग देखे थे जादोपटिया और पईतकार चित्रकला, ये आपका जो रांची यूनिवर्सिटी है, रांची विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक आपका कोर्स है फाइन आर्ट, उसके सिलेबस में भी शामिल कर दिया गया इन दोनों चित्रकला को। उसके बाद ये कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला के बीच में क्या अंतर है, तो कोहबर चित्रकला में भी देवी का चित्रण है जो कि सिकी देवी का चित्रण है। सोहराय चित्रकला में भी देवता का चित्रण है जो कि प्रजापति या पशुपति का चित्रण है। कोहबर चित्रकला में स्त्री और पुरुष के संबंधों का चित्रण है, जबकि सोहराय चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों का चित्रण है। नेक्स्ट है झारखंड में शिल्पकला। चलिए पहला शिल्पकला क्या है, डोकरा कला। डोकरा कला का अन्य नाम क्या है, ढोकरा कला, डोकरा कला या ढोकरा कला। ये दस्तकारी की एक प्राचीन कला है और झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। और ये किस तरह की कला है, शिल्प कला है, तो एक धातु शिल्प कला है और जिसे कि स्थानीय भाषा में सिरेपेडू या फिर धड़वा या घड़वा कहा जाता है। तो डोकरा कला को ढोकरा कला दूसरा नाम हो गया और स्थानीय भाषा में इसको सिरेपेडू या धड़वा या फिर घड़वा कहा जाता है। और भारत के साथ साथ ये डोकरा कला जो है वो विदेशों में भी लोकप्रिय है। इसमें पुरानी जो मोम कास्टिंग है तकनीक, एक तकनीक है पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक, उसका उपयोग करके बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है डोकरा कला में। और इसमें जो मधुमक्खियों से प्राप्त मोम होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है डोकरा कला में।
और मूर्ति हो, बर्तन हो या अन्य सामान है वो बनाए जाते हैं इस कला में, डोकरा कला में। और उसके लिए तांबा, जस्ता, रांगा या टीन आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इस ढोकरा कला के द्वारा ही पैला का भी निर्माण किया जाता है। ये पैला किस चीज़ में यूज होता है, उपयोग में आता है, तो धान या फिर धान तथा चावल को नापने के लिए पैला का उपयोग किया जाता है। और इसी पैला का निर्माण भी ढोकरा कला के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद प्राचीन उदाहरण देखा जाए तो एक मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी, कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और वो भी इसी कला का उपयोग करके बनाया गया था। तो इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन उदाहरण है मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। और ये जो डोकरा कला है इसका संबंध कौन सी जाति से है, मलेर जाति से है, मलेर जाति। नेक्स्ट, ये डोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान हैं झारखंड राज्य में। कहाँ कहाँ पे क्लस्टर है डोकरा कला या ढोकरा कला के, तो हजारीबाग, रामगढ़, दुमका में, खूंटी में और पूर्वी सिंहभूम जिला में शामिल है इसके क्लस्टर। 5 क्लस्टर हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम। रांची जिला के बुंडू में भी कुछ शिल्पकार ऐसे हैं जो कि इस कला के द्वारा डोकरा कला के द्वारा अलग अलग वस्तुओं का निर्माण जो है वो कर रहे हैं। झारखंड सरकार की जो हस्तकरघा निदेशालय है, यानी कि रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग, इनके द्वारा कला मंदिर जो कि जमशेदपुर में है उसके सहयोग से ढोकरा कला को विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है मुखौटा शिल्प, और इसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पे हुआ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में मुखौटा शिल्प का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। सरायकेला खरसावां क्षेत्र में भी छऊ नृत्य के लिए अनिवार्य मुखौटों का निर्माण किया जाता है मुखौटा शिल्प का उपयोग करके। और इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण जो है वो मिट्टी से किया जाता है। जो मुखौटा शिल्प है इसके तहत जो है मुखौटा बनाया जाता है, मुखौटों का निर्माण किया जाता है, वो मिट्टी से किया जाता है। और सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है मुखौटा शिल्प में। और मुखौटों का निर्माण करने वाले जो शिल्पकार है उसको महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार जो है वो कहा जाता है। तो मुखौटा का निर्माण करने वाले जो शिल्पकार है उसको क्या क्या कहा जाता है, महापात्रा, महाराणा या फिर सूत्रधार। नेक्स्ट है काशी घास शिल्प, और ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, काशी घास शिल्प संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। और इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं और खिलौनों का निर्माण जो है वो किया जाता है। और नाम से ही पता चल रहा घास, काशी घास शिल्प, इसमें घास का ही उपयोग करके उपयोगी वस्तु हो या खिलौना है उसका निर्माण किया जाता है। और इस शिल्पकारी का प्रयोग जो है वो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद और किस चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो सुबई घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। सुबई घास जो कि एक जंगली घास है, जंगल में मिलता है ये घास, उससे कटोरों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है बांस शिल्प, और ये बांस शिल्पकारी में राज्य की जो माहली जनजाति के लोग हैं वो निपुण माने जाते हैं। और माहली जनजाति के लोग बांस की टोकरी बनाने में भी निपुण होते हैं, और इन्हें सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है माहली जनजाति को। और झारखंड में बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कौन कौन जनजाति के लोग, माहली जनजाति तो करते ही हैं, उसके अलावा बिरहोर जनजाति, गोंड जनजाति और पहाड़िया जनजाति, ये लोग भी बांस से बने अलग अलग वस्तुओं का निर्माण जो है वो करते हैं। और बांस से निर्मित विशेष प्रकार का एक छाता का निर्माण करते हैं जिसको कि झारखंड में चातोम कहा जाता है। तो चातोम किसे कहा जाता है, बांस से बना हुआ एक विशेष प्रकार का छाता है। चुकरी किसे कहा जाता है, तो झारखंड में गुंगू पत्ता का प्रयोग करके जो छाता बनाया जाता है, गुंगू पत्ता का प्रयोग करके उसको चुकरी कहा जाता है। कुछ अन्य तथ्य को भी देखते हैं। वर्ष 2021 में डाक विभाग ने 2 चित्रकला को अपने लिफाफा में अंकित जारी किया था। लिफाफा जारी किया था डाक विभाग ने 2021 में 2 चित्रकला को अंकित करके।
तो कौन कौन सी चित्रकला, सोहराय व कोहबर चित्रकला, ये दोनों को ही मिला हुआ है जीआई टैग। यही दोनों जीआई टैग वाले चित्रकला से अंकित लिफाफा जो है वो जारी किया गया था 2021 में डाक विभाग के द्वारा। उसके बाद है ललित मोहन राय, जो कि दुमका के निवासी हैं। ये बहुत ही झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार है। तो झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? ललित मोहन राय है, और एक है देखिए प्रसिद्ध चित्रकार हरेन ठाकुर। तो ललित मोहन राय के बारे में इनके द्वारा जो निर्मित चित्र है उसका संग्रह जो है वो संग्रहालय में भी है। कहाँ कहाँ? तो पटना संग्रहालय में है, दुमका संग्रहालय में है, संथाल नृत्य कला केंद्र में भी है। हाँ, तो इनके द्वारा जो निर्मित चित्र है उसका संग्रह ये 3 जगहों पे है, पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय और संथाल नृत्य कला केंद्र में। ललित मोहन राय ने दुमका में एक आर्ट का भी स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी किया था। दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, इन्हें कुछ सम्मानित किया गया 1970 में, जैसे कि कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 में झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया गया। 2015 में राष्ट्रीय शिखर सम्मान झारखंड सरकार के द्वारा। 1970 में इन्हें कलाश्री सम्मान भी मिला है। नेक्स्ट है हरेन ठाकुर। ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार है, जो कि जिनका जन्म झरिया धनबाद में हुआ था, और इन्होंने कहाँ पे चित्रकारी किया था? तो ये रांची में जो रॉक गार्डन है वहाँ पे भी चित्रकारी किए हैं। जो रांची में एक पार्क है श्री कृष्ण पार्क, वहाँ पे भी किए हैं हरेन ठाकुर ने चित्रकारी। और रांची रेलवे स्टेशन में भी आपको बेहतरीन चित्रकारी मिल रहा है, देखने को मिला होगा, जो कि हरेन ठाकुर के द्वारा किया गया है। और ये जल संकट पर इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इन्होंने जो पेंटिंग बनाया है जल संकट पे, उन्होंने उसमें दिखाया है कि एक सूखता हुआ तालाब है जिसमें कि मछली और कमल फूल की कैसी दुर्गति है, उसको चित्रण किया गया है। और ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड। उसके बाद तेलंगाना में एक जगह है आदिलाबाद, जो कि आदिलाबाद जिले में है। इसको ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ढोकरा कला के लिए जीआई टैग किसे मिला है? तेलंगाना का एक जगह है आदिलाबाद, उसको मिला है। उसके बाद झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला, ये जो है वो पहाड़िया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ये झारखंड में प्रचलित है। काकी कंघी और काकी माला ये पहाड़िया जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 48, जो कि है झारखंड की भाषाएं। तो झारखंड की भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आदिवासियों की भाषा यानी जनजातियों की भाषा, और दूसरा है सदानी भाषा यानी कि गैर जनजातियों की भाषा। और अन्य भाषाएं भी है कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदिवासी या फिर जनजातीय भाषा से। तो पहला जनजाति है संथाल जनजाति, और उसकी भाषा है संथाली। और ये लोग संथाली जो है वो अपनी भाषा को होड़ रोड़ बोलते हैं। तो होड़ रोड़ बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? यानी होड़ लोगों की बोली बोलते हैं अपनी भाषा को। और संथाली भाषा के 2 रूप हैं। संथाली भाषा, एक तो शुद्ध संथाली भाषा होती है और एक होती है मिश्रित, जो कि मिली जुली रहती है, वैसी संथाली भाषा। और संथाली भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है झारखंड में जिसको कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और ये संशोधन जो है, संविधान संशोधन कितने नंबर का था? 92 नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि 2003 में संसद में पारित किया गया था। फिर 2004 में इसको फिर अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। उसके बाद आते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू पे। इन्होंने जो संथाली भाषा है उसकी जो लिपि है उसका नाम है ओल चिकी लिपि, जिसको कि 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किए थे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। तो संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है।
उसके बाद आते हैं संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है। तो डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है वो कहा जाता है। और इनकी रचना का नाम क्या था, संताली प्रवेशिक 1951। संताली प्रवेशिक 1951 इनकी रचना थी और इन्हें डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। और ये जो संथाली भाषा है वो कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। दूसरा है मुंडा जनजाति का मुंडारी भाषा, जो कि ये मुंडारी भाषा जो है वो 4 रूप पाए जाते हैं इसके। पहला है हसद मुंडारी, दूसरा है तमड़िया मुंडारी, तीसरा है केर मुंडारी, चौथा है नगुरी मुंडारी। इसमें हसद मुंडारी का मतलब हो रहा है जो खूंटी और मुरहू के आसपास के क्षेत्र में जो मुंडारी भाषा है उसको बोला जाता है हसद मुंडारी। दूसरा है तमड़िया मुंडारी यानी कि तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में जो प्रचलित या बोली जाने वाली जो मुंडारी भाषा है वो है तमड़िया मुंडारी। जो केर मुंडारी है वो रांची व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। नगुरी मुंडारी जो है वो नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी है। मुंडारी भाषा में नागपुरी भाषा इसमें मिला हुआ है। इसमें से 2 भाषा तो समझ में आ रहा है कि उसके नाम से ही आप उसको समझ सकते हैं। तमड़िया यानी कि तमाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में ये मुंडारी भाषा बोली जाती है, तमड़िया मुंडारी भाषा। और जो दूसरा नाम है नगुरी मुंडारी, इसमें भी नगुरी या नागपुरी से जुड़ा हुआ है ये भी, तो इस नाम से भी इसको समझ सकते हैं कि इसमें नागपुरी भाषा मिली हुई है, मिश्रित है। बाकी जो 2 है केर मुंडारी और हसद मुंडारी, इसको थोड़ा याद रखना होगा। उसके बाद मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडारी भाषा परिवार से ही है। नेक्स्ट है हो जनजाति, जो कि इसकी भाषा भी है हो भाषा और इनकी अपनी भाषा की अपनी शब्दावली है और उच्चारण करने की एक पद्धति है हो भाषा में। इनकी जो लिपि है, लिपि का नाम है बारड़ चित्ती और बारड़ चित्ती नामक लिपि का विकास किया गया है कौन से व्यक्ति के द्वारा, तो लोका बोद्रा नामक व्यक्ति ने हो भाषा हेतु बारड़ चित्ती नामक लिपि का विकास किया है। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति, भाषा है खड़िया और ये कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है या फिर मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है कुड़ुक या फिर उराव जनजाति, जिसकी भाषा है कुड़ुक भाषा और ये क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस भाषा का सबसे ज़्यादा लिखित में साहित्य मिला है। तो कौन सी ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जिसके संदर्भ में उनकी भाषा का सबसे ज़्यादा लिखित में साहित्य मिला है, लिखित साहित्य, तो उराव जनजाति का ही जो कुड़ुक भाषा है उसमें सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य मिलता है। और ये भाषा का संबंध कौन से भाषा परिवार से है, तो कुड़ुक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट है माल्टा या मालतो, जिसका संबंध जो है सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया और गोंड जनजाति, ये 3 जनजाति है, उनकी भाषा है माल्टा या मालतो। सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और गोंड जनजाति, और ये कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है। माल्टा या मालतो जो है वो कुड़ुक भाषा का ही रूप है और ये भाषा का संबंध भी द्रविड़ भाषा परिवार से ही है। नेक्स्ट है असुरी, असुर जनजाति की भाषा है असुरी और ये भाषा लगभग विलुप्त हो गई है और इसे बोलने वालों की संख्या बस कुछ हजार ही बची हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है सदानी भाषा। सदानी भाषा में भी 4 भाषा, खोटा, पंचपरगनिया, करमाली और नागपुरी भाषा, ये 4 भाषा सदानी भाषा के अंतर्गत। तो चलिए खोटा भाषा, इसका संबंध कौन सी लिपि से है, खरोष्टी लिपि से है। इसमें भी इसकी लिपि का नाम याद करना आसान है, ख से खोटा और ख से खरोष्टी। तो खोटा भाषा का संबंध खरोष्टी लिपि से है और ये कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, तो भारोपीय यानी भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है खोटा। और ये मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। कौन से भाषा से विकसित होकर ये खोटा भाषा बनी है, तो मागधी प्राकृत भाषा से विकसित एक भाषा है खोटा। और ये कहाँ पे बोली जाती है, हजारीबाग में, गिरिडीह में, धनबाद में, संथाल परगना में, रांची में और पलामू में बोली जाती है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची और पलामू में बोली जाती है खोटा। और इसमें इनके जो साहित्य है, खोटा साहित्य, इनमें किसकी कथाएं मिलती है, तो ज़्यादातर राजा रजवाड़ों आदि की कथाएं जो है वो खोटा साहित्य में मिलती है।
नेक्स्ट है पंचपरगनिया भाषा, जो कि ये भाषा पंचपरगनिया क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें से कौन कौन सा क्षेत्र है, तमाड़ बुंडू, सोनाहातू और सिल्ली। तमाड़ बुंडू, सोनाहातू और सिल्ली जो है, इन जगहों पे पंचपरगनिया जो भाषा है वो बोली जाती है, और ये एरिया इसलिए पंचपरगनिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये भी भारतीय भाषा परिवार से संबंधित है, यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। और इस भाषा में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण भी मिलता है। पंचपरगनिया भाषा में किस चीज का चित्रण मिलता है, क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति जो सजगता है और वैष्णव भक्ति है, इसका चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कुरमाली या फिर करमाली भाषा, और ये कुर्मी जाति की भाषा है। कुर्मी जाति की भाषा क्या है, कुरमाली या करमाली, और ये भी भारतीय यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। और ये कहाँ बोली जाती है, रांची में, हजारीबाग में, गिरिडीह, धनबाद में, सिंहभूम में, संथाल परगना में बोली जाती है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नागपुरी लैंग्वेज, नागपुरी भाषा, और इसका विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। नागपुरी भाषा का भी विकास जो है वो मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है, और झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है ये नागपुरी। और ये भाषा जो है सादरी के नाम से भी जानी जाती है और गवारी के नाम से भी जानी जाती है, सादरी और गवारी। और ये किसकी मातृभाषा थी नागपुरी, तो नागवंश राजाओं की ये मातृभाषा थी। इसको भी आप रिलेट कर सकते हो, नाग और नाग। नागपुरी जो है वो नागवंशी राजाओं यानी नागवंशी शासन जब चल रहा था, तो उनमें जो भी राजाएं थे वो लोग, उनकी जो मातृभाषा थी वो थी नागपुरी। और नागपुरी के जो पहले ज्ञात कवि थे, जिनका नाम था बेनीराम महता, इन्होंने किस चीज की रचना किए थे, नाग वंशावली की। तो नाग वंशावली की रचना किसने किया था, बेनीराम महता ने किया था, जो कि नागपुरी के पहले ज्ञात कवि है। अन्य प्रमुख भाषाएं, उनमें आता है भोजपुरी भाषा। झारखंड में जो भोजपुरी भाषा बोली जाती है वो दो भागों में बटी हुई है, एक है आदर्श भोजपुरी और दूसरा है नगपुरिया या सदरी और सदानी भोजपुरी। तो ये जो आदर्श भोजपुरी है ये पलामू और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जो नगपुरिया, सदरी और सदानी भोजपुरी है ये छोटा नागपुर वाले एरिया में बोली जाती है, और जो गैर आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। दूसरा भाषा है मगही भाषा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि भाषा वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा प्रचलित था मगही भाषा। मगही को उन्होंने दो भागों में बांटा था, एक था आदर्श मगही, दूसरा पूर्वी मगही। आदर्श मगही जो है वो मेन रूप से हजारीबाग और पूर्वी पलामू क्षेत्र के पूर्वी भाग में और हजारीबाग में बोली जाती है। जो पूर्वी मगही है वो रांची में, रामगढ़ में, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में। नेक्स्ट भाषा है अंगिका, जो कि मैथिली का ही एक रूप माना जाता है अंगिका, और ये मेन रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है ये अंगिका। और 6ठी शताब्दी में ये रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना जो है वो अंगिका भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है जिप्सी भाषा, जो कि झारखंड के सीमित क्षेत्र में मुख्यतः नट, मलाट और गुलगुलिया जातियों के द्वारा बोली जाती है जिप्सी भाषा। जिप्सी भाषा कौन बोलते हैं, नट, मलाट और गुलगुलिया जाति के लोग। टेबल है यहाँ पे, झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको विभाजित कर दिया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार, उसके अंतर्गत ये 5 भाषा आता है। एक तो सदान भाषा यानी खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली और नागपुरी, ये चारों तो आता है भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, उसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा हिंदी भी भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, आदि और भी बहुत सारे हैं, बट मेन रूप से ये सब है। नेक्स्ट है द्रविड़ और द्रविड़ियन भाषा परिवार, उसके अंतर्गत उराव जनजाति का जो कुड़ुक भाषा है और सोरिया पहाड़ियों और माल पहाड़ियों के द्वारा जो बोली जाने वाली मालतो भाषा है। तो कुड़ुक और मालतो भाषा जो है वो द्रविड़ और द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है। उसके बाद है मुंडा भाषा परिवार, जिसको कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहा जाता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहा जाता है। और ये कौन से जनजातियों से कौन से भाषा इसके अंतर्गत आता है, तो मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, हो भाषा और खड़िया भाषा। मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया भाषा और भी बहुत सारे, मेन रूप से ये सब आता है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत।
उसके बाद झारखंड में बोली जाने वाली भाषा, कौन कौन सी जो भाषा बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। तो 1.30 करोड़ लोग बोलते हैं हिंदी भाषा को। दूसरे नंबर पे है संथाली भाषा, जो कि 22.7 लाख लोग संथाली भाषा बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है बंगाली भाषा, जो कि 22.4 लाख लोग बोलते हैं। चौथे नंबर पे है उर्दू, जो कि 14.7 लाख लोग बोलते हैं उर्दू को। पाँचवें नंबर पे है मुंडारी भाषा, जो कि 6.7 लाख लोग बोलते हैं मुंडारी भाषा। हो भाषा को 6.5 लाख लोग बोलते हैं और कुड़ुक भाषा को 6.4 लाख लोग बोलते हैं। तो इस तरह से पहले हिंदी, फिर संथाली, फिर बंगाली, फिर उर्दू, फिर मुंडारी, फिर हो, फिर कुड़ुक। फिर झारखंड की राजकीय भाषाएं, तो ये दो तरह से है, एक प्रथम राजकीय भाषा, दूसरा है द्वितीय राजकीय भाषा। जो प्रथम राजकीय भाषा है उसमें हिंदी भाषा को रखा गया है, और जो द्वितीय राजकीय भाषा है उसमें बाकी सारे भाषा जैसे कि उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक अखड़ा है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। इसका गठन किया गया था रांची में 2003 में किया गया था। किस वजह से? तो आदिवासी और देसी भाषा की जो वैज्ञानिक लिपि है उसके विकास के लिए, आदिवासी और देसी भाषा की जो वैज्ञानिक लिपि है उसमें विकास हो, उसके लिए 2003 में रांची में एक झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ये भाषाएं भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट झारखंड का साहित्य करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।